अच्छा, बेसिकली मोलर कैलकुलेशंस का जो चैप्टर है इसको हम स्टोइशियोमेट्री भी कहते हैं। और इसके अंदर हम काफी मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हैं। इसके अंदर हमारे आज के जो टॉपिक्स ऑफ कंसर्न है वो है एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास। एंड लास्टली, अगर हमें वी हैव इनफ टाइम तो हम मोल्स के जो पहला फॉर्मूला है जिसके अंदर हम बेसिकली किसी भी सॉलिड सब्सटेंस या किसी भी चीज के जो है ना वो मोल्स फाइंड करने हो रिलेटिव टू इट्स मास, तो वो भी हम यूज वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस रिलेटिव टू इट्स मास, यूजुअली ये सॉलिड्स की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। डू यू रिकॉल व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला? नो आइडिया। ओके। अच्छा, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है ना वो सिंपलेस्ट रेशो होती है, सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने ग्लूकोज लिखता हूँ, C6H12O6। तो अगर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, जिस तरह मैथ्स में हम किसी भी चीज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसकी सिंपलेस्ट रेशो क्या होगी इन एटम्स? तो सिंप्लीफाइड वर्जन लिखेंगे तो आप बताओ। 1 to 1। हाँ, 1:1, शाबाश। तो C1H2O1, या हम इसको लिख सकते हैं 1:2:1। तो ये हमें बताता है कि इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आपस में रेशो क्या है। सिमिलरली, तो यही चीज जो है ना कॉन्सेप्ट आपके अक्सर एमसीक्यूज में भी आ रहा होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम, तकरीबन 90% ऑफ जो आपके पेपर्स हैं ना, जो हर साल आता है पेपर 2, उसके अंदर एटलीस्ट एक क्वेश्चन एम्पेरिकल फार्मूला का तो होता ही होता है। तो मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि यूजुअली, विच अगर आपको अच्छे से आ गया है, तो 3 to 4 मार्क्स आपके इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से आएंगे, बिकॉज इसके साथ ही क्लोजली इंटीग्रेटेड है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो वो दोनों जो है वो हैंड इन हैंड चलते हैं। तो आज हम एम्पेरिकल फार्मूला निकालने सीखते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला के दो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, दोनों को आज हम करेंगे। और फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका आगे एक फॉलोइंग क्वेश्चन होता है। जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, इसके अंदर टाइप ए कह देते हैं। वी आर गिवन द परसेंटेजेस ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। ठीक है, तो ये फर्स्ट, और हमने उन परसेंटेजेस को यूज करके रेशोज निकालनी है, सिंपलेस्ट रेशो ऑफ द एटम्स विच इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। सो लेट मी गेट अ क्वेश्चन। ओके, सो
ठीक है, सो दिस इज पास्ट पेपर क्वेश्चन जिसके अंदर वी आर सपोज टू फाइंड आउट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड एक्स। बट उसने कंपाउंड एक्स के अंदर हमें बताया है कि इट इज ओनली मेड अप ऑफ टू काइंड्स ऑफ एटम्स विच आर कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन का जो परसेंटेज है वो है 82.76%। तो हम और हाइड्रोजन की 17.24। तो हम इन दोनों को एज हेडिंग्स या हेडर्स लिख लेते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसका स्टेप वन ये होता है कि हम ये हेडर्स लिख लें और हेडर्स के नीचे हर एलिमेंट की या हर एटम की रिस्पेक्टिव परसेंटेज लिस्ट डाउन कर दें। तो 82.76 इधर एंड 17.24 here. Up, then step two is that we divide each of these percentages with their relative जो है ना मॉलिक्यूलर मास। यानी एम आर से आपने इन दोनों को डिवाइड कर देना। कार्बन की परसेंटेज को कार्बन के एम आर से हम डिवाइड करेंगे एंड हाइड्रोजन की परसेंटेज को हाइड्रोजन के एम आर से। तो मैं इधर लिख लेता हूँ डिवाइड बाय रिलेटिव एम आर। तो हम इसके नीचे लिख लेते हैं 12 और इसके नीचे लिख लेते हैं 1। तो हमारा जो आंसर आएगा, डू यू हैव अ कैलकुलेटर विद यू? आप मुझे बता दो क्या आंसर आ रहा है। तो 6.89 आ रहा है। ये कार्बन का? हम्म। ठीक है। और उसका भी बता दो, हाइड्रोजन का तो एग्जैक्टली यही होगा, हम्म। 17.24। ठीक है, अब ये हमारा स्टेप टू था। स्टेप थ्री में आपने क्या करना है कि जो अब ये जो जो इन दोनों में से जो स्मॉलर वैल्यू है ना, उसको आपने दोनों से डिवाइड करना है। तो आपने सेकंड स्टेप इज डिवाइड योर आंसर्स बाय द स्मॉलर वैल्यू। तो 6.89 को हम डिवाइड कर देंगे बाय 6.89 एंड सिमिलरली 17.24 को भी हम डिवाइड कर देंगे बाय 6.89। तो इसका आंसर तो 1 आ रहा है, राइट? और दूसरे का क्या आएगा? दूसरे का 2.5 सब। 2.5 आ रहा है, ठीक है। अब ये पहले ही हमारा जो है ना थोड़ा सा स्लाइटली एक टफर क्वेश्चन आ गया। इसमें इस तरह के पर्टिकुलर इंस्टेंसेस जब आ जाते हैं कि जब आपका एक रेशो होल नंबर हो और दूसरी रेशो डेसिमल्स में हो, तो हम उस डेसिमल को होल नंबर बनाने के लिए कोई मल्टीप्लाई करेंगे कुछ किसी नंबर से, सो दैट इट बिकम्स अ होल नंबर। तो ये 2.5 है और हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन इसको भी 2 से करना पड़ेगा। 2 रेशियो ठीक, 5। तो 2:5। तो हमारा जो कंपाउंड एक्स है, जो कि हमें स्टार्ट में जिसका पूछा हुआ था कि उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आपने फाइंड आउट करना है, उसको हम लिखेंगे C2H5। ये उसका फॉर्मूला बन जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम टाइप 2 पे आ जाएंगे।
ओके, सो हमारे पास एक क्वेश्चन है विच सेज द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ, मैं लिख देता हूँ। An unknown substance is 75.42% carbon, 8.38% nitrogen, 6.63% hydrogen, and 9.57% oxygen. तो हमने इस अननोन सब्सटेंस का एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करना है, डिटरमिन इट्स एम्पेरिकल फार्मूला। तो अगेन हम वही मेथोडोलॉजी फॉलो करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले हर एलिमेंट का ऊपर सिंबल लिख देंगे। कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑर्डर मैटर नहीं करता। कार्बन की परसेंटेज इज 75.42, हाइड्रोजन 6.63, ऑक्सीजन 9.57 एंड नाइट्रोजन 8.38। तो जैनब, आप मुझे बताओ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। सर इनको इनके एमआर से डिवाइड करेंगे। राइट करना है, गुड। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 एंड नाइट्रोजन का 14। एंड अपॉन डिवाइडिंग आप मुझे आंसर्स बता दो। इसका तो 6.63 बन रहा है, और इसका भी प्रॉब्ली 6.1 होगा या 2 होगा। 6.25 के आसपास होगा, 6 से 6.3 भी हो सकता कार्बन का है 6.28। है। ऑक्सीजन 0.59। और नाइट्रोजन 0 पॉइंट। उसका भी 0.59 है। ओके, तो हमारा जो लास्ट स्टेप है उसमें हम क्या करते थे कि वी डिवाइड ईच ऑफ द आंसर्स बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारे इस पर्टिकुलर केस में 0.59 है।
तो इन दोनों की रेशियोज तो 1:1 आ गई। अब 0.59 और इन दोनों को डिवाइड करके आप मुझे बता दो कि व्हाट इज दी। कार्बन का 10.64 आ रहा है। ओके, तो इसका 11 आ रहा है। 11.23। 11.23। ठीक है। अच्छा, तो जब आंसर्स इस तरह हो ना, मतलब दे आर ग्रेटर देन, जैसे कि ये 11.23 के केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको 11 पे राउंड ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू 11। लेकिन 10.64 की जो हमारे पास रिजल्ट आया ना, हम इसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज स्टिल वेरी फार फ्रॉम 11 एंड मच फार फ्रॉम 10 एज वेल। तो हमें फिर कुछ मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर लगाना पड़ेगा, सो दैट इट बिकम्स अ होल नंबर। तो उसकी वो क्या आप सजेस्ट करो, मुझे बताओ क्या किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। इसको तो चलो हमने 11 पे राउंड ऑफ कर दिया। हम्म, अम, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 21.2। फिर हम उसको भी राउंड कर सकते हैं। तो मेरा तो यही हम्म, ख्याल है कि वी शुड मल्टीप्लाई इट बाय 2। तो फिर बाकी में भी 2 से करना पड़ेगा। बाकियों को भी 2 से करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 21.2। ये बन जाएगा 22। ये बन जाएगा 2। ये बन जाएगा 2। और फिर हम इसको भी राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 21, 22, 2:2। ठीक है, सो दिस इज हमारा फाइनल आंसर, जिसको हम आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि C21। क्या आप ऊपर क्वेश्चन पे वापस जा सकते हैं 2 मिनट? हाँ जी, O2N2। ये था क्वेश्चन। ठीक है फिर। मोस्ट ऑफ द टाइम ना दिस इज लाइक द हार्डेस्ट इट कैन गेट। इतना मुश्किल तो यूजुअली अगर नहीं होता। कार्बन की परसेंटेज इतनी ज्यादा थी हाइड्रोजन से तो अच्छा नहीं समझ बट आ रही। हाइड्रोजन का मास भी तो कितना कम है ना एज हाँ कम्पेयर टू। ठीक है ठीक है। वो इस वजह से वो परसेंटेजेस डिसीव करती हैं, उससे लगता ये है कि हाँ भाई यही सबसे ज्यादा होगा, बट समटाइम्स वो हम्म। अदर वे अराउंड भी हो सकता है, जिस तरह इस केस पर्टिकुलर केस में हो गया। ठीक है। अच्छा, सो जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, इसका फिर ना आफ्टर वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, आई विल शेयर अ वर्कशीट विद यू। सो जो टाइप 2 क्वेश्चन है उसमें, या टाइप बी जो क्वेश्चन है, वी आर गिवन masses of masses or percentages of sum of the atoms. Sum is the most important thing here, और masses भी sometimes more, because हमें usually एग्जामिनर जो है ना वो
हैबिचुअल बना देता है ऑफ सीइंग द परसेंटेजेस, एंड देन ही थ्रोज क्वेश्चन विद मैथ्स इंस्टेड। तो वो आपने उसकी मेथोडोलॉजी डजंट चेंज इवन इफ ही हैज गिवन अस मास ऑफ ऑल द एटम्स। तो आपने करना है प्रोसीजर वही फॉलो करना है कि फर्स्ट वी डिवाइड ईच ऑफ देयर मास ईच ऑफ देयर परसेंटेज बाय द एमआर, देन wherever the answers are we divide those all of these answers by the smallest value, or eventually we'll get the percentage, the empirical formula। तो वो मेथडोलॉजी वही आपने जो है ना वो यूज करनी है, वेदर ही हैज गिवन अस अ मास और द परसेंटेज। द सेकंड थिंग जो कि वो थोड़ा सा और ट्रिकी बना देता है, वो है दैट बाय ही ओनली गिव्स अस परसेंटेजेस या मास ऑफ सम ऑफ द एटम्स, नॉट सबके नहीं देगा, कुछ के देगा। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। एन ऑक्साइड ऑफ कॉपर weighs 2.50 grams. The the mass of oxygen used to make the oxide was 0.25 grams. Determine the empirical formula। ठीक है। अब उसने हमें मतलब थोड़े से ट्रिकी सी एक जो है ना वो प्रॉब्लम दे दी है उस के, और उसने बिल्कुल जैसा नॉर्मली वो हमें लिस्ट डाउन करता है परसेंटेजेस ही, वो उस तरह भी नहीं किया, उसने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके चीजों को जो है ना आपके सामने क्वेश्चन डिवेलप किया। अब लेकिन हमने इसमें जो 2.50 जो 2.5 ग्राम्स है, इसमें सिर्फ 0.25 ऑक्सीजन होएगा तो बाकी यस कॉपर नहीं होएगा। यस यस एग्जैक्टली, यही आपने उसके उस मतलब यूज करना है कि हमारे पास और ऑक्साइड ऑफ कॉपर है, तो हमारे पास पता चल रहा है कौन कौन से दो एलिमेंट्स हैं, कॉपर एंड ऑक्सीजन, जिसमें से ऑक्सीजन का मास वी हैव बीन गिवन विच इज 0.25 grams, एंड कॉपर मास इज टोटल में से 0.25 सब्ट्रैक्ट कर दें विच विल बी 2.25 grams। मैं इधर लिख लेता हूँ, कॉपर मास इज 2.50 minus 0.25 which eventually is 2.25 grams। अब आपने दोनों को आगे वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो विच वी हैव बीन डूइंग इन द पास्ट टू क्वेश्चन। तो हम इसको इसके एम आर से डिवाइड करेंगे। कॉपर का आई गेस 64 होता है कि 65 होता है, मुझे कंफर्म कर दो। और ऑक्सीजन का तो 16 होता है, आई थिंक सम 65, आई गेस 64.9 होगा। 64 होता है। ओके ठीक है, अब हम इनको दोनों को डिवाइड करेंगे। 0.03 है कॉपर का। और ऑक्सीजन का 0.01। बस आगे कुछ नहीं है। 0.0156। सही है, 0.0156 लिख लेते। अब हम दोनों को स्मॉलर वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो 0.0156, और इसको भी 0.0156।
तो सर ये जरूरी नहीं है कि अगर वो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ले रहे हैं तो वो नहीं, भी। इसको भी फिर 0 पॉइंट देखो, जब आपको ना मतलब आपका जो आंसर्स आ रहे थे वो कोई फाइनाइट आंसर आ रहा था कि वो एक आंसर चली जा रहा था? नहीं, चली जा रहा था मतलब। क्या था 0.03 के बाद? 0.03515। बस ठीक है, मतलब एटलीस्ट 3 डेसिमल प्लेसेस तक जो है ना आपको लिखना चाहिए। 0.035 लिख लेते हैं। अब हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। क्या बन रहा आंसर? 2.243 टू पहले पॉइंट वाले। टू फोर हम्म। और इसका 1। सही है, हम राउंड ऑफ कर सकते हैं टू 2.2 सही है, तो हम्म, हमारा आंसर फाइनली आ गया है पूरे टू शो। रेशो वन तो ये है कॉप Cu2O इज द empirical formula for the compound above। हम्म। एक और क्वेश्चन करते हैं, अ, जिसमें इसी तरह का एक सिमिलर कॉन्सेप्ट हो, देन वी कैन स्टार्ट विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, हमें क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि a compound Y has the following compositions। compositions of sodium, sulfur and oxygen। ठीक है, अब जो सोडियम की उन्होंने बताई है इट इज 20.2% सोडियम है, एंड 37.6% सल्फर है। तो आपने अब ये वैल्यूज यूज करके कंपाउंड वाई का एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है। अब हमारे सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालेंगे, दोनों को निकालेंगे। प्लस करके ओके, 100 में से। 100 से माइनस, शाबाश। सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, और 57.8 है, तो 100 हम्म। माइनस 57.8 विच इज 42.2%। ठीक है, अब हम तीनों के सिंबल्स लिखते हैं। सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। Sodium was 20.2%, sulfur 37.6%, and 42.2%। अब इनको हम इनके MR से डिवाइड कर देते हैं।
सोडियम का 23 है, सल्फर 32, and oxygen has an MR of 16. पहले वाले का आ रहा है 0.87। 0.87. 878। ओके, एंड इसका? तो 1.175। 1.175। और इस ऑक्सीजन? 2.637। 637। हम्म। ओके, अब the last step is that we divide each of them with the smallest number. So 0.878, इधर भी 0.878, and here as well 0.878. तो ये तो फर्स्ट वाले का तो आंसर 1 आ जाएगा। उस दूसरे का है 1.338। 1.338। और लास्ट वाले का? 0. सॉरी, 3.1 लग रहा है, 3.1, 3 पॉइंट। हाँ, 3.0003। 3.0 कर लेते हैं। सो अब हमारा जो एम्पेरिकल फार्मूला आ गया है वो आया है 1:1.338:3। तो वी नीड टू हम्म। बेसिकली लाइक मेक द जो मिडिल नंबर उसको होल नंबर बनाना मस्ट है। तो वो कैसे होगा? हम इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय 3। Once we do that, this becomes 3, this becomes I guess 4, and this becomes 9. मुझे कंफर्म कर दो इफ इसका 4 के आसपास आ रहा है। हाँ, 4.01 आ रहा है। ठीक है, सो हमारा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो इवेंचुअली बन जाएगा Na3S4O9। ठीक है, तो ओके, चलो अब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला पे चलते हैं। तो समझ लग गई ना सारे कैसे करने? हम्म। कोई क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो। नहीं समझ आ रही। अब हाउ इज मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट फ्रॉम द एम्पेरिकल फार्मूला? अब जो एम्पेरिकल फार्मूला है मैंने बताया वो सिंपलेस्ट रेशो होती है, वो एक्चुअल कंपाउंड का फार्मूला नहीं होगा। वो बस हमें ये बताता है कि उस कंपाउंड में हर एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ रेशो कितनी है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड बताएगा। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड जो एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज के केस में जैसे हमने बताया कि उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H12O6। वो उधर से हमें ये इंफॉर्मेशन पता चलती है कि 6 कार्बन के एटम्स हैं, 12 हाइड्रोजन के एंड 6 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। और उसका एम्पेरिकल फार्मूला वाज कमिंग CH2O। तो जिसमें 1:2:1 बन रही थी, कार्बन टू हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन एटम्स की आपस में रेशो। तो इसमें क्या परसेंटेजेस निकालने होंगे? नहीं नहीं, इसमें परसेंटेजेस नहीं निकालनी। हमें जो यूजुअली टास्क आता है रिगार्डिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला वो ये आता है। वो फर्स्ट पार्ट में हमसे फाइंड करवाता है नहीं एम्पेरिकल फार्मूला, और हमें सेकंड पार्ट में
हमें पूरे जो एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, हमें उसका एमआर दे देता है कि जो एक्चुअल कंपाउंड है उसका एमआर ये है। तो अब आपने जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका बनेगा ना, आपने वो हमें बताना है। हम्म। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, फिर वो चीज़ें जो है ना ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो हम पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि वो क्या होती है। इट इज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। फॉर इंस्टेंस, इसके लिए फॉर एग्जांपल वी हैव बीन गिवन देयर इज अ कंपाउंड एक्स। देयर इज अ कंपाउंड एक्स कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन। Okay, so and we have been given the masses of carbon and chlorine. Carbon has a mass of 8.89 grams and chlorine has a mass of, sorry, 8.81 grams. And chlorine has a mass of 91.2 grams. Okay. So we are supposed to find its empirical formula, and then the part B is to find its molecular formula, for which we are given some additional information that I will provide you once we are done with the empirical formula. So वही स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। हमने दोनों को डिवाइड करना है बाय देयर रिस्पेक्टिव रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, यानी कि फिर 8.81 को हम 12 से डिवाइड करने वाले हैं और इसको हम 35.5 से डिवाइड करेंगे। फिर आप मुझे आंसर्स बता दो। पहले वाले का 0.734 आ रहा है। 0.734। और दूसरे का आ रहा है 2.569। 2.569। और हम दोनों को स्मॉलर वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो इसकी रेशो तो 1 आ जाएगी। और सेकंड की 3.5। 3.5। और फिर हम इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे और इसको भी मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे। तो हमारे पास इवेंचुअली द फाइनल आंसर जो आ रहा है वो आएगा 2:7, यानी C2Cl7। ओके। अब जो है ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है। क्वेश्चन में उसने हमें एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो पार्ट बी के लिए दिया, उसने कहा है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, द relative molecular mass of compound X is
1362.5। इसने कहा जो एक्चुअल कंपाउंड एक्स है उसका जो एक्चुअल मास है वो 1362.5 AMU एटॉमिक मास यूनिट है, या समटाइम्स दे ऑल्सो यूज दिस ग्राम्स पर मोल। दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ MR, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बस वो यूनिट्स पे इतना स्ट्रेस नहीं करेगा, बस वो आपको बता देगा कि दिस इज द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अब हम इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से एम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं? तो इस जब आपको आपने एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर लिया हो और आपको MR भी प्रोवाइड कर दिया हो एग्जामिनर ने, तो आपने बेसिकली क्या करना है, आपने आपके जो स्टेप्स हैं इस पर्टिकुलर केस में टू फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला वो ये है कि यू सपोज टू स्टेप वन के अंदर फाइंड आउट द एम्पेरिकुलर एम्पेरिकल MR। ठीक है, जो एम्पेरिकल फार्मूला हमने फाइंड किया है हम उसका MR निकालेंगे। स्टेप उसके बाद वाले जो स्टेप है उसके अंदर हम लोग जो ये जो MR ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय MR ऑफ द एम्पेरिकल फार्मूला, तो मैं लिख देता हूँ मॉलिक्यूलर MR डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल MR। अब इसको करने से हमें पता क्या चल रहा है, ये जो हमने डिवीजन कर रहे हैं इससे हमें पता चल रहा है कि जो एक्चुअल फार्मूला है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला से कितने टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, इट मे बी 5 टाइम्स मोर, इट मे बी 2 टाइम्स मोर, इट मे बी 3 टाइम्स मोर। तो वो हमें ये डिवीजन करके पता चलेगा, वो उससे हमें एक फैक्टर पता चल जाएगा, उसे मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर पता चल जाएगा, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्चुअल फॉर्मूला कितने टाइम्स ज्यादा या कितने टाइम्स कम है एज कंपेयर टू द एम्पेरिकल फार्मूला। और मोस्ट और 99% वो ज्यादा ही होता है, ट्वाइस मे बी थ्राइस मे बी 4 टाइम्स। और फिर जो भी आपका मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर आया होगा, उस जैसे कि उसे हम n कह देते हैं, n is the multiplicative factor. So the last step is to multiply n by the empirical formula. ठीक है, तो लेट्स use these steps to find out the empirical formula. हमें empirical MR फाइंड करना है। हमारा empirical formula क्या था? C2Cl7। C2Cl7 का आपने MR फाइंड करना है, तो वो क्या होगा? 2 टाइम्स 12 प्लस 7 टाइम्स 35.5। Noman, we are recording this lesson, so whatever you have missed out, आपने वो जो है ना वो लेसन जो है ना देख के इसको कंप्लीट कर देना, and I'll be giving you an assignment both of you by the end of this lecture, so वो आप लोगों ने कंप्लीट करना है by tomorrow। not ma- it won't be uh, मतलब many questions, but they will be enough so that your concept is जो है ना cemented on this topic। तो इसका MR क्या आ रहा है जैनब? सर पहले तो मतलब टोटल बताऊं? ये C2Cl7 का, यस टोटली बता दो। 272.5। ओके, अब ये हमारा MR आया है फॉर द एम्पेरिकल फार्मूला। अब हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला प्रोवाइडेड था हम उसको यूज करके मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर एंड फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी स्टेप 2 परफॉर्म करने लगे हम। 1362.5 डिवाइडेड बाय 272.5, और इसका आंसर क्या आ रहा है?
फाइव। लगता तो 5 है। हम्म। 5। हम्म। ठीक है। यानी कि जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो 5 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू दी एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो यानी हमारा जो एक्चुअल फॉर्मूला क्या था, तो सॉरी, हमारा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था, मैं लिख लेता टू हूँ सी एल एक्चुअल सेवन। फॉर्मूला मतलब होगा 5 टाइम्स C2Cl7। तो वो बन जाएगा C10 एंड एल Cl ट्वेंटी। 35। So this is your actual molecular formula for this particular question. तो बात तो एक ही हुई ना। मतलब बात एक है और लेकिन सिंप्लीफाइड है। वो एक सिंप्लीफाइड है। सिंप्लीफाइड वाले यूजुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं ना नेचर के अंदर। वो बस एक सिंप्लीफाइड हमें बता देता है, रेशो बता देता है एलिमेंट्स की। तो एक्चुअल फॉर्मूला कैन बी डिफरेंट। तो लेट्स डू अनदर एग्जांपल एंड देन वी कैन जो एंड है द फिर मैं आप लोगों क्लास। को एंड द क्लास। फिर मैं आप लोगों को जो है ना वो उसकी एक वर्कशीट दे दूंगा फॉर प्रैक्टिस, जिसके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला दोनों के क्वेश्चंस एम्बेडेड होंगे। ओके। सो नुमान, आपको वैसे आप हैव यू एवर डन दीज क्वेश्चंस एम्पेरिकल फार्मूला? डू यू नो हाउ टू डू इट? Yes, sir, I've done them, but solve का थोड़ा सा इशू है अभी. ठीक है। ठीक है। एंड ऑल्सो नुमान, वी हैव डिसाइडेड कि हम मोल्स एंड सॉल्ट्स इन चैप्टर से स्टार्ट ले रहे हैं। जो शुरू वाले चैप्टर्स हैं हमारे सिलेबस के, विल लाइक डू देम अ लिटिल बिट लेटर ऑन। फर्स्ट हम ये थोड़े डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दी, थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट और सिलेबस के जो सबसे थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनको कवर करके शुरू वाले टॉपिक्स पे पहले हम जो है ना फोकस कर रहे हैं। बिकॉज आपने शुरू वाले भी कुछ किए हुए लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, बट हम ये नहीं है कि विल विल नॉट लीव देम बिहाइंड, वी विल डू देम। बट फर्स्ट सिलेबस कवर करना टिल द एंड और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स करना आई गेस इज आवर प्रायोरिटी। सर ठीक है, बट बताइएगा tomorrow's class will be held at the same time. यस, सेम टाइम। Oh, And I may plan a third class during the weekdays, but it's not confirmed yet. So week आज और कल की क्लासेस के तो, वीकेंड क्लासेस के तो टाइमिंग्स यही हैं, बट जो वीक डे में शायद आई माइट स्टार्ट और माई प्लान आउट ए अनदर क्लास। तो वो उसका मैं आप लोगों को जो है ना वो ग्रुप के अंदर इन्फॉर्म कर दूंगा। अब दिस इज द क्वेश्चन दैट वी बीन गिवन अस, a compound with a molar mass. Now the molar mass is actually the mr। तो उसने हमें mr दे दिया है शुरू में ही। दिस इज द mr ऑफ द एक्चुअल कंपाउंड। अब उसने हमें masses दे दिए हैं। कार्बन का मास है 26.5, 2.94 grams of hydrogen, 17.6 grams of oxygen. So we are supposed to find both their empirical and molecular formulas। तो हम पहले एम्पेरिकल फार्मूला के लिए सबकी सिंबल्स लिख लेते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनके नीचे इनके मैसेज लिख देते हैं, 26.5, 2.94 एंड 70.6 ग्राम्स। और फिर हम इनको इनके mr से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आंसर आ रहा है पहले वाले का? 26.5 डिवाइड बाई 12 इज 2.208।
ये तो 2.294 ही है, and the other this one is 70.6 divided by 16, 4.412. 2.412, 4.412. 4.412। अब हम इन सबको सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड करने लगे। तो टू पॉइंट, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आता है, इसको इसका वन सिंपली कर पॉइंट थ्री पॉइंट थ्री आर थ्री थ्री आ रहा है, और उसका आई गेस 2 आएगा। अब these are the middle value is not a whole number, we need to make it a whole number. How are we going to make it a whole number? By simply multiplying it by 2, sorry 3। थ्री तो फोर ये बन, सिक्स यस, 3 4 एंड 6। तो हमारा फाइनल empirical formula for this particular compound is C3H4O6। अब जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमने फाइंड आउट करना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला के स्टेप्स क्या थे कि हम सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला का एम्पेरिकल। एमआर निकालेंगे। जी जैनब, यू वांटेड टू आस्क समथिंग। नहीं सर, यही बोलना था। 3 times 12 प्लस 4 times 1 प्लस 6 times 16, तो ये 36 है, ये 4 है, और वो 96 है। तो 136 हमारा आंसर आ रहा है एमआर का। अब हमें 544 गिवन है द एक्चुअल एमआर, तो हम 544 डिवाइडेड बाय 136 करते हैं, तो इट एग्जैक्टली कम्स फोर 4। आ रहा है। तो यानी हमारा जो एक्चुअल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वो 4 टाइम्स ज्यादा है टू दी एम्पेरिकल फार्मूला। तो 4 टाइम्स C3H4O6, जो कि बनता है C12H16O24। ठीक है, सो दिस इज आवर मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आई शेयर दी वर्कशीट विद यू इन द ग्रुप, एंड आई आई एम होपिंग कि यू गाइस डू इट बाय टुमारो। और फिर अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो विल डिस्कस इट द फर्स्ट इंस्टेंट इन टुमारोज क्लास। Sir, do share the recorded lecture. हाँ, लेक्चर विल आल्सो बी शेयर्ड विद यू। ओके, अल्लाह हाफिज।